दोस्तों, दिल्ली का इंटेलिजेंस ब्यूरो का हेडक्वार्टर और इंटेलिजेंस ब्यूरो का एक ऑफिसर रुद्र प्रताप सुबह सुबह अपने ऑफिस जाते हैं और जैसे ही अपना लैपटॉप को ऑन करते हैं उस पर एक मैसेज लाल कलर से तैरता हुआ नजर आता है और मैसेज पर लिखा था, अगले 72 घंटे में भारत दहलेगा। दोस्तों, कुछ सेकंड तक कमरे में बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस सा जाता है और ऑफिसर रुद्र प्रताप की आंखें स्क्रीन से हट नहीं पाती है। दिमाग में कई तरह की उलझन चल रही थी। दोस्तों, ये कोई साधारण हैंकर का काम नहीं था, क्योंकि भारत की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली इंटेलिजेंस ब्यूरो की सुरक्षा में किसी ने सेंध मार दी थी और ये तभी संभव था जब दुश्मन का साइबर नेटवर्क इंटेलिजेंस ब्यूरो का तमाम साइबर नेटवर्क को ध्वस्त कर चुका हो, तब ये मैसेज दिखाई दे सकता था। इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिसर रुद्र प्रताप को कुछ समझ में नहीं आता है और अपने सीनियर ऑफिसर को तुरंत फोन करते हैं। दोस्तों, ये मैसेज इंटेलिजेंस ब्यूरो में जंगल में आग की तरफ फैल जाती है और सारे ऑफिसर उस रूम में दौड़े चले आते हैं। सबकी निगाहें स्क्रीन पर जमी थी और स्क्रीन पर चमक रहा था लाल कलर से मैसेज, अगले 72 घंटे में भारत दहलेगा। सभी ऑफिसर की नज़रें स्क्रीन पर ही टिकी थी। तभी एकाएक वो मैसेज गायब हो जाता है और दूसरा मैसेज वहाँ तैरने लगता है, ऑपरेशन कयामत शुरू। और तभी ये मैसेज भी हटता है और भारत का एक नक्शा उस लैपटॉप पर चमकने लगता है और नक्शे में 5 जगह लाल बिंदु ब्लिंक ब्लिंक कर रहा था और वो 5 जगह था 5 शहर का नाम, जो कि भारत का बड़ा शहर था। दिल्ली, दूसरा मुंबई, तीसरा जयपुर, चौथा अहमदाबाद और 5वां लखनऊ। और दोस्तों, सबके दिमाग में उथल पुथल मची हुई थी। तभी एकाएक स्क्रीन से वो मैसेज गायब हो जाता है। स्क्रीन बुरी तरह से काली पड़ जाती है और उसके बाद एक खौफनाक भयानक चेहरा दिखाई पड़ता है और वो चेहरा था एक रहस्यमयी खतरनाक दाढ़ी वाले का, जिसकी आंखों में खौफ नहीं बल्कि भारतीय इंटेलिजेंस ब्यूरो के जवानों के लिए एक चुनौती थी। और वो खतरनाक चेहरा मुस्कुराता हुआ बोलता है कि रुद्र प्रताप, अगर तुम में दम हो, अगर ये रोक सकते हो तो रोक लो। और एकाएक फिर से स्क्रीन काली पड़ जाती है। थोड़ी देर बाद फिर से स्क्रीन पर वो टाइमिंग वाला टाइमर चलने लगता है, जो हर पल हर सेकंड कम होते जा रहा था। और सबको पता था ये मैसेज कोई कोरी धमकी नहीं थी, क्योंकि धमकी देने वाला कोई आम शख्स नहीं था, बल्कि वो एक इंटरनेशनल क्रिमिनल था, पाकिस्तान का आतंकी था, जिसे पिछले 10 साल से खुफिया एजेंसी लगातार ढूंढ रही थी। उसका नाम था हाफिज कासिम, जो कई बार भारत में आकर दहशतगर्द फैला चुका था। दोस्तों, भारत में एक ऐसे खूनी खेल का नेटवर्क शुरू हो चुका था। एक अनकहे जंग की शुरुआत हो चुकी थी और जंग का टाइमिंग था 72 घंटा, जो नित्य प्रति सेकंड के साथ कम होती जा रही थी। और इसी 72 घंटे में अंधाधुंध गोलियां चलनी थी, खतरनाक खतरनाक बम फटने थे और कई भारत के गद्दार बेनकाब होने थे और आमना सामना होना था इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिसर और उस आतंकी का। दोस्तों, इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिस में अफरा तफरी मच चुकी थी। सबकी जुबान पर एक ही शब्द था, आखिर उस आतंकी को ऑफिसर रुद्र प्रताप का नाम कैसे मालूम कि लैपटॉप उनका है। दोस्तों, तुरंत साइबर टीम को बुलाया जाता है। उन्हें आदेश दिया जाता है इस वीडियो का सोर्स ढूंढे, ये वीडियो ये मैसेज कहाँ से आ रहे हैं। दोस्तों, साइबर वाले अपने काम पे लग जाते हैं। 2 घंटे के अथक मेहनत के बाद वो जवाब देते हैं कि ये वीडियो ये मैसेज पाकिस्तान से नहीं बल्कि भारत से ही आ रहे हैं और भारत में ही इसका सोर्स है। और दोस्तों, इधर दिल्ली में आबादी वाले इलाके से दूर एक सुनसान जगह पर एक पुराने गोदाम में 5 लोग काले लिबास में बैठे हुए थे। उनका सरगना मोहम्मद हाफिज कासिम बैठा हुआ था। उसके सामने वही स्क्रीन पर वही मैसेज, वही टाइमिंग, वही टाइमर चल रहा था और मोहम्मद हाफिज कासिम हंसता हुआ बोलता है, अब भारत को दहलाने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, ये वही मोहम्मद हाफिज कासिम था जिसकी तलाश खुफिया एजेंसी कर रही थी। दोस्तों, इंटेलिजेंस ब्यूरो का खुफिया तंत्र बिल्कुल अलर्ट हो जाता है, अपने सारे मुखबिर को अलर्ट कर देता है। हर जगह गुप्त निगरानी रखी जाने लगती है। हर लोग, चाहे वो आने वाले हो या जाने वाले हो, सबके चेहरे पर खुफिया विभाग की निगरानी थी। चाहे वो रेलवे स्टेशन हो
मेट्रो स्टेशन हो, बस स्टैंड हो, यानी कि जो भी भीड़ भाड़ वाला इलाका, हर जगह खुफिया विभाग के जासूस तैनात थे। उनके मुखबिर एक्टिव हो चुके थे। तभी रेलवे स्टेशन का 6 नंबर प्लेटफॉर्म एक आदमी अपने कंधे पर एक बैग लेके जा रहा था। अचानक उसके कंधे पर किसी का हाथ पड़ता है और वो आदमी पीछे पलट कर देखता है तो सामने इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिसर रुद्र प्रताप थे। इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिसर रुद्र प्रताप को देखते ही वो सरपट दौड़ पड़ता है। रुद्र प्रताप भी उसके पीछे दौड़ते हैं और दौड़ते दौड़ते अपना पिस्टल निकाल लेते हैं। तभी वातावरण में एक जोरदार धमाका होता है दाएं, और इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिसर रुद्र प्रताप की धमकी भरी शब्द गूंजते हैं कि अगर एक कदम भी आगे बढ़ाए तो गोली मार दी जाएगी। वो आतंकी वहीं खड़ा हो जाता है और इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिसर रुद्र प्रताप उसके पास जाते हैं। लेकिन तब तक वो आतंकी इतनी फुर्ती से ऑफिसर रुद्र प्रताप को धक्का दे देता है और वो रेलवे वाले ट्रैक पर गिर जाते हैं। ये सब अचानक हुआ था। वो कुछ समझ पाते इससे पहले ही वो आतंकी एग्जिट गेट से बाहर हो चुका था। ऑफिसर रुद्र प्रताप उस रेलवे ट्रैक से ऊपर आते हैं, तब तक वो आतंकी भाग चुका था। रुद्र प्रताप भी उसका पीछा करते हैं। तभी वो आतंकी एक मोटरसाइकिल वाले का मोटरसाइकिल छीनकर सरपट भाग लेता है। इधर रुद्र प्रताप भी अपनी बाइक से उसका पीछा करते हैं। इतनी ज़्यादा स्पीड उस भीड़ में वो आतंकी चला रहा था, लेकिन रुद्र प्रताप भी उससे कम नहीं थे। कोई रास्ता नहीं सूझता है और एकाएक एक ब्रिज के ऊपर ऑफिसर रुद्र प्रताप अपनी बाइक उसकी बाइक से लड़ा देते हैं। दोनों गिरते हैं, लेकिन फुर्ती से ऑफिसर रुद्र प्रताप उठ जाते हैं और उस आतंकी को पकड़ लेते हैं। तब तक दिल्ली पुलिस और इंटेलिजेंस ब्यूरो के जवान और आ चुके थे। वो आतंकी चारों तरफ से घिर चुका था। उसे लेकर इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिस में आ जाता है। जब उसकी तलाशी होती है तो वहाँ एक नक्शा निकलता है और एक बहुत बड़ा टाइमर बम निकलता है। बम अभी सक्रिय नहीं किया गया था, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं थी, लेकिन नक्शे पर साफ साफ लाल निशान से लिखा हुआ था अगला टारगेट मुंबई। दोस्तों, एक शहर को तो सुरक्षित कर लिया गया, अब अगला टारगेट था मुंबई का। अब इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिसर फ़ोन की घंटियां हर जगह खनकाने लगते हैं। और अब इस मिशन में, इस लड़ाई में इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिसर अकेले नहीं थे, बल्कि उनके साथ देश की सबसे बड़ा खुफिया एजेंसी राव भी शामिल हो चुका था। और राव के सबसे खतरनाक जासूस आर्या मल्होत्रा इस कमान को संभाल चुके थे। आर्या मल्होत्रा वो थे जिसके बारे में कहा जाता था तेज दिमाग, खतरनाक निशानेबाज और दुश्मन के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थे। और आर्या मल्होत्रा का इंटरनेशनल साइबर टीम उनके साथ थी, जो किसी भी कोड को डिकोड कर सकती थी। दोस्तों, धीरे धीरे उस वीडियो का सोर्स को तलाशा जाने लगता है और एक सोर्स मिल जाता है जो कि मुंबई का कुर्ला इलाका का गोदाम का था। धीरे धीरे इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिसर, राव के ऑफिसर उस गोदाम को घेरना शुरू कर देते हैं, क्योंकि पुलिस से अगर मदद लिया जाता तो ये बात लीक हो सकती थी और देश में अफरा तफरी मच सकती थी। इसलिए देश में इस बात को लीक नहीं किया गया ताकि अफरा तफरी ना मचे, और चुपचाप उस गोदाम को घेर लिया जाता है। लेकिन गोदाम के अंदर ज़्यादा हलचल नहीं थी और दोनों जवान इंटेलिजेंस ब्यूरो प्लस राव के ऑफिसर उसके अंदर धीरे धीरे एंटर करते हैं। दोस्तों, अंदर से एकाएक गोलियों की बाढ़ आती है। गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा मुंबई का कुर्ला इलाका गूंज उठता है। इधर से जवाबी फायरिंग भी किया जाता है। तभी राव के ऑफिसर आर्या मल्होत्रा बोलते हैं कि आदमी अंदर ज़्यादा नहीं है, क्योंकि गोली की दिशा बता रही है कि अंदर एक ही दिशा से फायरिंग चल रही है। और दोस्तों, उसे धीरे धीरे घेर लिया जाता है। आर्या मल्होत्रा कहना था इस आतंकी को जिंदा पकड़ा जाए, और ठीक ऐसा ही होता है। थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन उसे जिंदा दबोचने में सफल हो जाते हैं। फुर्ती से आर्या मल्होत्रा उस आतंकी का दोनों हाथ बांध देते हैं। उसके बाद उस गोदाम की तलाशी ली जाती है तो बड़े बड़े वहाँ कंटेनर भरे हुए थे और कंटेनर में बहुत ज़्यादा हाई पावर का बारूद रखा हुआ था। यानी कि ये बारूद शहर में बिछाने का काम आता और शहर में अफरा तफरी मचाने का काम आता। आर्या मल्होत्रा साफ शब्दों में मुझसे पूछते हैं कि तुम्हारे साथी और कहाँ हैं, मुंबई में तुम लोग क्या प्लान कर रहे हो। लेकिन वो आतंकी मुंह बंद कर लेता है। आर्या मल्होत्रा अपने पैकेट से एक चाकू निकालते हैं, अब बिना कुछ बोले उस आतंकी का कान काट देते हैं। आतंकी जबरदस्त चीखता चिल्लाता है, लेकिन इस चीख का चिल्लाहट का आर्या मल्होत्रा के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। चाकू पकड़ते हैं, उसका दूसरा कान भी काट देते हैं। दोस्तों, ये राव के ऑफिसर थे। राव वाले अगर पत्थर बेजुबान से भी पूछे ना, वो भी बताते हैं। दोस्तों, तीसरा बार उसके नाक के ऊपर वो चाकू लगा ही थे कि आतंकी बोलता है पूछो जो पूछना है। जब मुझे पूछा जाता है कि मुंबई में तुम लोगों ने कहाँ निशाना बनाया था, कहाँ तुम लोग ब्लास्ट करने वाले थे, दोस्तों आतंकी लंबी लंबी सांसें लेता हुआ हाँफता हुआ बोलता है कि मुंबई में कोई नहीं है, आप लोगों को सिर्फ फंसाने की साजिश थी, आप लोगों का ध्यान भंग करना था।
बल्कि मेन निशाना तो दिल्ली ही है। 5 शहर तो सिर्फ आप लोग को भड़काने के लिए, आप लोगों को दिखाने के लिए दिखाया जा रहा था। सिर्फ एक ही शहर दिल्ली को दहलाना है। दोस्तों, ये सुनते ही सभी ऑफिसर को शौक लग जाता है और आर्या मल्होत्रा उस आतंकी काम वही तमाम कर देते हैं। उसके बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो का स्पेशल हेलीकॉप्टर बुलाया जाता है और तुरंत वो ऑफिसर उस हेलीकॉप्टर से दिल्ली पहुंचते हैं। सारे साइबर टीम को अलर्ट कर दिया गया था और उस वीडियो का सोर्स का पता लगाया जा रहा था, आखिर लोकेशन क्या है। इधर जासूसों की सारी टीम अलर्ट थी। हर जगह एकदम गंभीर चेकिंग, गहन तलाशी चल रही थी। कहीं भी कोई चूक की गुंजाइश नहीं थी और दिल्ली में स्पेशल कमांडो की फौज को तैयार रहने के लिए बोला गया था और स्पेशल कमांडो की टीम हर जगह अपनी दस्तक दे दी थी। मात्र इशारा की काफ़ी थी, बाकी वो काल बनकर आतंकियों पर टूटने के लिए तैयार थे। तभी साइबर टीम वाले उस सोर्स का पता लगा लेते हैं जहाँ से वो मैसेज, वो टाइमर प्रसारित किया जा रहा था। और इस बार राव के ऑफिसर बिल्कुल चूक के मूड में नहीं थे। सभी जासूस की टीम प्लस स्पेशल कमांडो की टीम एक साथ उस जगह पर धावा बोल देते हैं और वो जगह था पुरानी दिल्ली का मस्जिद के पीछे वाला इलाका। वहाँ एक प्राइवेट गोदाम था जो कि बहुत दिन से खाली पड़ा था। वो एक रेलवे का गोदाम था जो कि टूट फूट गया था, शायद मरम्मत नहीं होने की वजह से रेलवे ने उसे छोड़ रखा था और ये सारे आतंकी वहीं जमे हुए थे। उस गोदाम को चारों तरफ से घेरा जाने लगता है और आतंकी को इसका आभास हो जाता है। दोस्तों, दोनों तरफ से गोलियां चलने लगती है, लेकिन इंटेलिजेंस ब्यूरो और भारतीय खुफिया विभाग राव का कहना था जितना हो सके इन्हें जिंदा पकड़ना है। कमांडो भी चारों तरफ से उसे घेरने की कोशिश में लगे हुए थे और धीरे धीरे ये आतंकी मरने लगे। इनकी चीख बाहर आने लगी। दोस्तों, अपने सारे आतंकी को मरता देख मोहम्मद हाफिज कासिम काफ़ी बिलबिला उठता है और कई बड़े बड़े शक्तिशाली टाइमर बम को ऑन कर देता है और चिल्ला के बोलता है, हम तो मरेंगे ही, तुम सब भी मरोगे। दोस्तों, राव के जासूस आर्या मल्होत्रा तुरंत बम निरोधी दस्ते को बुला लेते हैं। वो भी साधारण बम निरोधी दस्ते नहीं थे, राव के स्पेशल बम निरोधी दस्ते थे जो कि सेकंडों में बम की वायर लाइन को पहचानते थे और उसे कट करते थे। दोस्तों, धीरे धीरे सारे आतंकी मारे जाते हैं और हाफिज और रुद्र प्रताप का आमना सामना हो जाता है। हाफिज कासिम अपना पिस्टल निकालकर रुद्र प्रताप के ऊपर तान देता है, जबकि कमांडो की लगभग 50 गन उसके ऊपर तनी हुई थी। मोहम्मद हाफिज कासिम बोलता है, मुझे अपनी ज़िंदगी का डर नहीं, मुझे तो हर हाल में मरना है, लेकिन तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब देख तुम्हारा भारत कैसे दहलता है। तभी रुद्र प्रताप बोलते हैं, अब कभी हमारा भारत नहीं दहलेगा, बल्कि आज और इसी वक्त से तुम्हारा आतंकी नेटवर्क समाप्त होगा, तुम समाप्त होगे और भारत की धरती तुम जैसे पापियों की बोझ से हल्की हो जाएगी। लेकिन तभी मोहम्मद हाफिज कासिम ट्रिगर दबाने ही वाला था, तभी एक कमांडो की गन गरजती है और हाफिज के हाथ में गोली लगती है। हाफिज के हाथ से पिस्टल छूट के गिर जाता है, लेकिन मोहम्मद हाफिज कासिम चीखने के बजाय जोर जोर से हंसने लगता है। अब बोलता, मैं जानता था कि मेरे साथ ऐसा ही होगा, इसलिए मैं जाने से पहले, मरने से पहले सारे बम को एक्टिव कर दिया हूँ। दोस्तों, पागलों की तरह जोर जोर से हंस रहा था। तभी राव के जासूस आर्या मल्होत्रा अपना पिस्टल निकालते हैं और हाफिज के सिर पर 2 फायर करते हैं। हाफिज हंसते हंसते मर जाता है। तब तक बम निरोधी दस्ते वाले भी आ जाते हैं। सारे पेटियों को जल्दी जल्दी खोला जाने लगता है। उसमें कई खतरनाक बम रखे हुए थे और सब पर टाइमर चल रहा था लास्ट 15 मिनट का। कोई आम बम निरोधी दस्ता होता तो ये टाइम बहुत कम था, क्योंकि बम की संख्या 10 से ज़्यादा थी, लेकिन ये राव के स्पेशल बम निरोधी दस्ते वाले थे। दोस्तों, 4 मिनट में ही सारे बम को डिफ्यूज कर दिया जाता है। उसके बाद दिल्ली पुलिस को फ़ोन किया जाता है। दिल्ली पुलिस आती, वहाँ लाशें उठाती। इससे पहले ही खुफिया विभाग के जासूस वहाँ से जा चुके थे और दिल्ली पुलिस को आज तक ये समझ में नहीं आया कितने आदमी, इतने आतंकी यहाँ मारे कैसे गए, और आखिरकार इसे एक गैंगवार का नाम दे दिया गया और जासूस जिस खामोशी से आए थे उसी खामोशी से अपने फिर काम पे लग गए। दोस्तों, ये भारत के जासूस हैं जो कि गुमनामी में, अंधेरे में रहते हैं, लेकिन आम लोगों की ज़िंदगी में रोशनी भर देते हैं। दोस्तों, ऐसे जासूस के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अपने दिल की बात कमेंट से ज़रूर लिखिएगा और नहीं कुछ तो कम से कम इस बहादुरों के लिए जय हिंद जरूर लिखिएगा। और दोस्तों, इसी के साथ हमें आगे अब दीजिए, फिर मिलते हैं एक शानदार सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।